नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ। आपने किसी ऐसे सीरियल किलर के बारे में सुना हो जिसने मर्डर करने के बाद लाशें मगरमच्छों को खिला दी हो और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी होती हो तो वो एक साधु का वेश बनाकर प्रवचन दे रहा था। चलिए आपको पूरी कहानी लास्ट तक बताते हैं। ये पहला ऐसा सीरियल किलर है जो प्रवचन देते हुए पकड़ा गया है। वीडियो के एंड तक देखिए, पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड़गांव बहुत ही फेमस इलाका। 3 फरवरी 2022 की शाम बसों की आवाजें आ रही थी, हॉर्न बज रहे थे। कोई बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई इंतजार कर रहा था कि टैक्सी आए और उससे अपने घर जाए। भीड़ के बीच में एक आदमी आया और टैक्सी ड्राइवर नरेश की ओर देखकर बोला, बरेली चलोगे? नरेश ने सिर उठाया और बड़े ही प्रेम भाव से उसको जवाब दिया, हाँ, ये तो मेरा काम है साहब। किराया तय होने के बाद नरेश के पास पीसीओ से अपने घर को फ़ोन किया, पत्नी को बताया कि मैं बरेली जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊँगा। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा पटका और स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा देती। 2 दिन बीत गए लेकिन नरेश का कोई अता पता नहीं चला। नरेश के भाई रामनिवास पहले थाने पहुंचा और अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते। गाड़ी स्टेशन से चली थी लेकिन अब तक कोई खोज खबर किसी प्रकार की नहीं ली गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बस स्टॉप के डिपो खंगाले, गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सभी जगह पे पता की लेकिन ना तो ड्राइवर का पता था और ना ही गाड़ी का पता था। 18 जनवरी 2004 जयपुर जंक्शन, दोपहर का समय था। प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी और बाहर टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर छांव में सुस्ता रहे थे। तभी एक आदमी आया और टाटा सूमो बुक कराए। ड्राइवर का नाम था खानचंद। सवारी ने बताया कि मुकेश खंडेवाला उसका नाम है और वो हापुड़ जाना चाहता है। वह अपनी पत्नी बच्चों को लेकर लौटा है, इसलिए उसने किराया तय किया। 2100 रुपये किराया तय हुआ। चांद ने एहतियात बरतते हुए कहा कि भाई शराफत भी साथ चलेंगी। मुकेश अटकटा बोला, क्या ये भी साथ बैठेंगे? चांद मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ साहब, आजकल टैक्सी ड्राइवरों के साथ बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, दोनों चलेंगे। गाड़ी जयपुर से चल पड़ी और रास्ते में दौसा जिले के महवा में एक पीसीओ के पास रुकी। दोनों भाइयों ने टैक्सी से उतरे और चांद ने घर पर फोन किया कि अब्बू, हम हापुड़ जा रहे हैं और कल तक वापस लौट आएंगे। उधर से आवाज आई, ठीक है, खबर देते रहना। एक फोन मुकेश ने भी किया। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। 2 दिन बीत गए लेकिन चांद और शराफत दोनों वापस नहीं लौटे थे। फिर पिता गफ्फार खान जीआरपी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते। इस तरीके की घटनाएं धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। लिहाजा जयपुर रेंज के डीआईजी हरिश्चंद्र मीणा ने मामले की छानबीन के लिए जीआरपी और सिविल पुलिस की एक स्पेशल टीम बना देते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया था कि पुलिस को इसमें सारे कामों को छोड़कर जुटना पड़ा। शहर की एसपी डॉक्टर प्रशाखा माथुर को इसका जिम्मा दिया गया कि जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। 2002 से 2004 के बीच सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलवर, रेवाड़ी, वल्लभगढ़, फरीदाबाद में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आने लगी। दरअसल उस समय ना तो सीसीटीवी थे और ना ही मोबाइल। ड्राइवर या सवारी की लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई ये भी नहीं देख पाता था कि ये घटनाएं एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हैं। नंबर यूपी में अलीगढ़ के पास एक काशिमपुर का था। जब उसकी गाड़ी की छानबीन हुई तो गाड़ी एक अलीगढ़ के काशिमपुर के व्यक्ति के नाम पर निकली।
नंबर चाय बेचने वाले किसी महिला का था। पुलिस ने कासिमपुर पहुंचकर महिला से पूछताछ की। उसने बताया, मेरे रिश्तेदार उदयवीर और राजू से बात करने के लिए फोन आया था। कोई डॉक्टर था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इस बीच कासगंज एटा के पास एक हजारा नहर के पास दो लाशें मिलती। लाशों की हालत इतनी गंभीर थी कि पहचानना मुश्किल हुआ। 72 घंटे तक चौकी की घड़ी टिक टिक करती रही और उन लाशों का पोस्टमार्टम होता रहा, पर कोई वारिस थाने के दरवाजे तक भी नहीं आया। अंतिम संस्कार कर दो, ड्यूटी ऑफिसर ने फाइल बंद करते हुए कहा। लाशों में सिर्फ दो चीजें बरामद हुई, एक कंबल और एक घड़ी। कुछ दिनों बाद पुलिस कंट्रोल के रूम में एक घंटी बजती है और वायर के पास किसी थाने की आवाज आई थी, जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ दो भाई गुमशुदा हो गए। एटा पुलिस ने सिपाही ने रजिस्टर पटला फोटो फोल्डर खोला और जवाब दिया, यहाँ कुछ दिन पहले दो लाशें मिली थी, किसी ने दावा नहीं किया इसलिए अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी तस्वीर और बरामद सामान हमारे पास है, एक बार शिनाख्त कर लीजिए आकर। पुलिस गफ्फार खान ने एटा पहुंची। गफ्फार के सामान देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये मेरे ही बच्चे की निशानी है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और नए सिरे से जांच शुरू हुई। रेलवे स्टेशन पर टैक्सी ड्राइवर और दुकानदारों पर इस दिन की बारीक से बारीक डिटेल ली गई। चांद और शराफत की टैक्सी किसने बुक की थी, कैसे दिखता था, इसके आधार पर उस आदमी का स्केच तैयार किया जाता है। तभी क्या होता है, सब इंस्पेक्टर चांद और शराफत खान पूछे जाते हैं कि वो कहाँ गए। देवेंद्र, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो बीएमएस का डॉक्टर हूँ। ठगी के झूठे केस में मुझे फंसाया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर, महवा के पीसीओ से दो कॉल आई थी, एक जयपुर की और दूसरी कासिमपुर की। दूसरी कॉल तुमने ही थी अटेंड की थी, तो उसके बाद उसने अपना कबूलनामा हाजिर किया। तभी जुलाई 2020 में पुलिस को एक खबर मिलती है कि देवेंद्र दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जयपुर के सुपुर्द कर दिया और 2003 में 2 महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो जाता है। करीब 2 साल तक राजस्थान के दौसा जिले में एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा रहता है, वहां प्रवचन देता है। साधु था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सावधानी बरती। पुलिस ने रेकी करने के बाद आश्रम में ले जाने का सोचा। 2025 में पुलिस ने उसे आश्रम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त देवेंद्र प्रवचन दे रहा था, जीव हिंसा महापाप है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यह समय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा दिल्ली की तिहाड़ में जेल सजा काट रहा है। तो इस तरीके के सीरियल किलर आज भी आसपास मौजूद हैं। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आवे, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें क्राइम अड्डा शो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।